डियर स्टूडेंट्स, केंद्रीय विद्यालय का प्रश्न पत्र एक यानी कि मॉडल पेपर एक देख रहे हैं हम हिंदी बी का। ठीक है, हिंदी बी का। इससे पहले हिंदी ए का यानी कि हिंदी अ का जो है मैंने दो मॉडल पेपर करवा दिया है, मॉडल पेपर 1 और 2। ठीक है, आपका ये मॉडल पेपर जो है ये फर्स्ट है हिंदी बी का। इसके बाद इसका हिंदी बी का सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। इस तरह से एवरी सब्जेक्ट एवरी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे 30 मॉडल पेपर्स विद सॉल्यूशंस। ठीक है, विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इन्हीं में से आप सीबीएसई के प्रश्न पत्रों में आपके सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को एक बार जरूर पढ़ें, और इनको पढ़ लेते हैं तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसमें जो प्रश्न है वो कैसे रहेंगे। और अगर आपने ये प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, उसको मैंने पीडीएफ के रूप में नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में एक बार क्वेश्चन पेपर को, जो जितना भी क्वेश्चन है उसको जरूर रीड कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आंसर्स बताऊंगा, जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा और आपने पेपर ही नहीं देखा होगा तो आंसर आपको समझ में नहीं आने वाले। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि पीडीएफ को डाउनलोड करना है, जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे जो पीडीएफ दी गई है उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ देखते हैं हिंदी अ का जो आपका वस्तु पूरक प्रश्न आएंगे यानी कि आपके एमसीक्यूज आएंगे, वो कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है, चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए लेकिन शिक्षक का स्थान कोई रॉबोट नहीं ले सकता। इस तरह के पैसेज, इस पैसेज को जब तक आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जो है इसके एमसीक्यू के आंसर्स भी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आंसर्स सॉल्व करवा रहा हूँ, आप मॉडल पेपर को जरूर पढ़ लेना। पीडीएफ में दे चुका हूँ, आपको हर बार बताता रहता हूँ कि पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लें। ये आपका पहला मॉडल पेपर है हिंदी बी का। हिंदी ए का जिसके पास भी हिंदी ए है उसके दो मॉडल पेपर मैंने डाल दिए हैं विद सॉल्यूशंस। पहला यहां क्वेश्चन पूछा गया, आज से कुछ दशक पहले रॉबर्ट्स के बारे में क्या धारणा थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ दशक पहले सोचते थे कि वे अच्छे अध्यापक साबित होंगे। तो यहां पर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस जब पैसेज को पढ़ोगे तो आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। तो शिक्षण जो है शारीरिक भी है, मानसिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी कार्य है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने हिंदी अ का पेपर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, हर बार बताता हूं मैं आपको कि एक बार गाइड कर देता हूं कि 30 मॉडल पेपर्स मैं आपको देने वाला हूं। 30 सैंपल पेपर्स जो है मॉडल पेपर्स दिए जाएंगे। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो है अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, यानी कि आप आ सकते हैं मेरिट लिस्ट में। सीधी सीधी बात, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप सीधे सीधे मेरिट बना सकते हैं। जो आपने सपना सपना सोचा होगा, देखा होगा, या जिसने नहीं भी सोचा होगा वो ये काम कर सकता है अगर वो इन चीज़ों को पढ़ लेता है। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है उसकी बात करते हैं, पुरातन काल से ही हमारे देश में कौन सी परंपरा रही है। तो पुरातन यानी कि पुराने समय से हमारे देश में कौन सी परंपरा रही है। तो हमारे देश में पुरातन काल से गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ जरूर पढ़ लेना और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आंसर्स तो बताते जा रहा हूं लेकिन आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है तो आंसर का कोई मीन भी नहीं है। ठीक है, और ये केंद्रीय विद्यालय के मॉडल पेपर्स जानते हैं आप, अपने आप में महारत हासिल करके रखते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के हैं, केंद्रीय विद्यालय का नाम से आप जानते हैं कि उसके प्रश्न और कभी पूछे ना जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, असंभव है ये बात। तो आपको ये ध्यान रख के इसको पढ़ना जरूर चाहिए। चौथा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, रोबोट में क्या संभव नहीं है। तो रोबोट में क्या संभव नहीं है। तो रोबोट में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को तो बिना पढ़े भी आप देख सकते हो कि भावनाओं का आरोह और अवरोह, यानी कि भावनाएं उनमें नहीं होती हैं। का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित कथन ए यानी असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है और कथन दिया गया है को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है आपको सही से चूज करना है। कथन क्या है, शिक्षण का कार्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कथन ए जो है ये सही है। अगर आपने अगर पैसेज पढ़ा है तो ये कथन तो क्या है, मेरे को लग रहा है सही है। ठीक है ना, मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि सही है, आपने पढ़ा है तो ये कथन, जब तक आप पैसेज नहीं पढ़ोगे तो ये कथन समझ में नहीं आएगा। तो ये कथन क्या है, सही है। चलो, कारण क्या दे रहा है, रीजन क्या है, रोबोट एक मशीन है जो मनुष्य के संकेत व निर्देश का अनुपालन करने में समर्थ है। यह भी बिल्कुल सही है। रोबोट क्या है, एक मशीन है जो मनुष्य के दिशा निर्देश के अनुसार ही वो कार्य करता है। तो ये भी मेरे को सही लग रहा है, मैंने पैराग्राफ पढ़ा तो दोनों मुझे सही लग रहे हैं। अगर ये दोनों ही सही हैं तो अब मेरे पास चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक जो है सही होने वाला है। और वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए ध्यान से, कथन ए तथा कथन आर दोनों सही हैं तथा कारण आर यानी रीजन आर कथन ए यानी असर्शन का सही व्याख्या करता है, यानी कि घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका एक गद्यांश है। इस गद्यांश को फिर से पढ़ना है, सारा का सारा यही पैटर्न रहेगा। आपको सीबीएसई ने मॉडल पेपर जारी किया था, उसमें मॉडल पेपर में उसने बताया था सीबीएसई ने कि हमारा प्रश्न पत्र का डिजाइन कुछ इस तरह का रहेगा। वो मॉडल पेपर जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराए थे, वो केवल आपको गाइड करना था। और सीबीएसई का मात्र हमेशा से एक ही सपना रहता है कि आपको केवल गाइड कर दे कि इस तरह के प्रश्न मैं पूछूंगा। लेकिन उस प्रश्न पत्र ने, जो भी आपका प्रश्न पत्र जारी करता है सीबीएसई, जो मॉडल पेपर केवल एक ही जारी करता है, तो उस प्रश्न पत्र से कोई क्वेश्चंस उठा के नहीं देता। अगर रेयरली आपकी हार्डली एक किस्मत बहुत अच्छी है तो एक आधा क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर का देखने को वहां से मिल जाएगा, लेकिन वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। वहां पे केवल प्रारूप बताया जाता है, स्ट्रक्चर बताया जाता है कि आपका जो पैटर्न रहेगा वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस किस किस नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे, बस, ताकि आप उसी के हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाएं और कहाँ पे आपको किस सेक्शन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है उस चीज़ को आप समझ पाएं। बस उस मॉडल पेपर का केवल मतलब आप समझ सकते हैं कि मॉडल पेपर होता है जैसे आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप एक नक्शा तैयार करते हैं, तो नक्शा जो है बस आपको ये दिशा निर्देश देता है कि आपका जो बालकनी की तरह बनेगी, ड्राइंग रूम की तरह बनेगा। उस तरह से मॉडल पेपर भी आपको रास्ता देता है कि पहला प्रश्न कैसा होगा, दूसरा कैसा होगा, तीसरा कैसा होगा। आप समझ गए आप? तो मॉडल पेपर जो है वो केवल आपको एक दिशा निर्देश दे रहा है। लेकिन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं, इसको जरूर पढ़ना। पीडीएफ में दे चुका हूँ, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो इसके आंसर समझ में आ जाएंगे। और जो यहाँ पे मैं आपको 1-2 दे नहीं रहा हूँ कि हाँ चलो 1-2 पढ़ लो, इससे कम, मैं 30 मॉडल पेपर्स की बात कर रहा हूँ। 30 मीन्स आपके सुनने में, जहन में आते ही 30 आपके हाथ पैर भी फूल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं ये, तो इनको अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 100% परिणाम लाने का आप कोशिश कर सकते हो, 100% का मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये पहला आपको गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश तो मैंने पढ़ लिया, आप जरूर इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और फिर इसको पढ़िए, तब जाके आपको इसके आंसर समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन है जो उसकी बात करता हूं। गद्यांश के अनुसार सारी समस्याएं बौनी हैं। गद्यांश के अनुसार सारी समस्याएं बौनी हैं। तो यहां पर जो आप सुटेबल आंसर देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे प्रतिभा के आगे गद्यांश का अनुसार सारी समस्याएं क्या हैं? बौनी है। अगर आप प्रतिभावान हैं तो कोई समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ग ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं हम। आपका प्रश्न पत्र ए आप जानते हैं हिंदी बी का है। ठीक है, यहाँ पे सारा मेंशन किया गया ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखिए, बहुमुखी प्रतिभा क्या है? बहुमुखी प्रतिभा क्या है? तो अपने भीतर के अनेक प्रतिभाएं खड़ी करना बहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा कहलाती है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश पढ़ चुके हैं तो मैं जैसे ही आंसर बताऊंगा आप समझ जाएंगे। और ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा बच्चे खुद वीडियो को पॉज करें 1 टाइम और इसका अनुमान लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने गद्यांश पढ़ा है, खुद पहले आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद मेरे आंसर्स को ले। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वीडियो को पॉज करते हैं या डायरेक्ट आंसर देखते हुए चले जाते हैं। जो बच्चा समझदार होगा, जिसको कुछ अच्छा करना होगा, वाकई में मेरिट में आना चाहता होगा, वो वीडियो को रोकेगा। ठीक है, शांति से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेगा और देखेगा कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ, क्या मैंने आंसर दिया है वो सही था या गलत। क्योंकि यही पढ़ने का तरीका होता है। आप अपना जो भी देना चाहते हैं वो 100% दीजिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं। ठीक है, इन कथनों को पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सेलेक्ट करना है। पहला कथन है प्रतिभा के आगे सारी समस्याएं बौनी हैं। ठीक है, दूसरा कथन है बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। और तीसरा जो दिया गया है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग अपने कामों की आलोचना सुनना पसंद करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और अभी अभी हमने ऊपर ऊपर पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रतिभा के आगे सारी समस्याएं बौनी है। ये चीज़ तो हमारे को समझ में आ गई। यहाँ पर दूसरी चीज़, बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं, क्या ये सही है? तो ये आपका जो बहुमुखी लोग जो है ये स्पर्धा से घबराते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके अनुसार, अगर मैं दोनों चीज़ें देखूँ, तीसरे की बात ही नहीं कर रहे हम, 2 ही सही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट और सेकंड घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, बहुमुखी प्रतिभा वालों में किसे महान माना गया है? तो वो यहाँ पर आपके नाम है, पैसेज पढ़ चुके हैं, आपको आंसर पता होगा और आंसर आप टिक भी कर चुके होंगे। और मैं बताता हूँ इसका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका माइकल एंजेलो को। ठीक है, ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे लोगों की आवश्यकता होती है? तो प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है उसके क्षेत्र में कैसे लोगों की आवश्यकता होती है? तो जिसके अंदर अनेक प्रतिभाएं होती हैं, उन लोगों की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे घ ऑप्शन, जो बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्देशानुसार पदबंध पर
आधारित पदबंध की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अंडरलाइन में पदबंध देगा आपको। आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो पदबंध आपको पढ़ाया होगा स्कूल में, आप समझ चुके होंगे पदबंध क्या होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का। यहाँ पे जो है, वे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, वाक्य में रेखांकित का पदबंध आपको बताना है। क्या हो जाते हैं वो? घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रेखांकित जो है आपका पदबंध होगा? ये रेखांकित जो है पदबंध कह रहा है कि ये क्रिया पदबंध है, ठीक है। क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन सेकंड नंबर की बात करते हैं। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। रेखांकित पदबंध का भेद आपको बताना है। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने, ठीक है, अयाज तक, यहां तक ये ने भी नहीं लिया इसने। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? मतलब ऐसी कोई चीज आपको लग रहा है कि ये किसी का, मतलब किसी का आपको कुछ बता रहा है, मतलब कोई आदमी है जिसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संज्ञा, मतलब विशेषता बताई जा रही है। एक संज्ञा मतलब एक आदमी का परिचय दिया जा रहा है। तो हमारे पे क्या है? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो क है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया पदबंध का उदाहरण छांटिए। अब इसमें से क्रिया पदबंध कौन सा है आपको पढ़ना है, अंडरलाइन को ध्यान से देखना है और सीधे सीधा आप क्रिया पदबंध जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा था। ताके जा रहा था, क्या कर रहा था? देख रहा था, यानी कि क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर जो है गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन जो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है, विचार मग्न तंत्रा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। इस वाक्य में विशेषण पदबंध जो है आपको बताना है। क्या बताना है? विशेषण पदबंध, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या विशेषता है? तो अंतिम रंग बिरंगी जो है इसमें आपका विशेषण है, ठीक है ना। ये है विशेषण। वो तो आपको अंडरलाइन करके देगा नहीं, आपको विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या होगा इसका? अंतिम रंग बिरंगी, ये है विशेषता, ठीक है। तो का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। रेखांकित पदबंध का भेद बताना है। अध्ययनशील थे, बड़े अध्ययनशील थे, यानी कि वो क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशेषण पदबंध, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है निर्देशानुसार रचना के। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। 5 बहुविकल्पियों में से कोई 4 के ही आंसर देने। जब एग्जाम में आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, हर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ना। इंस्ट्रक्शन जरूरी होता है, जब भी आपका पैटर्न चेंज होता है तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना चाहिए, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। पहला प्रश्न पूछा गया है, मैं सफल हुआ और कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण आपको बताना है। मैं सफल हुआ और कक्षा में प्रथम स्थान पर आया, तो इसको हम सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये पूछा गया सीधा सीधा। तो यहां पर देखिए, मैं सफल होकर कक्षा में प्रथम स्थान पर आया, ये बिल्कुल इसका सरल वाक्य है। का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला जो है दूसरा पार्ट, इसमें पूछा गया, अनीता ने कहा कि वह कक्षा में प्रथम रही। वाक्य का भेद आपको बताना है। उसने बताया कि वो परीक्षा में प्रथम रही, और किस तरह का वाक्य है जब आप इसको देख रहे हैं। तो यहां पर देखो, अनीता ने कहा कि वह कक्षा में प्रथम रही, इसका मतलब है कि ये मिक्स कर रही है, ठीक है। अनीता ने कहा कि वो कक्षा में प्रथम रही, सारे को सारा मिक्स कर दिया है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अंकित गांव जाकर बीमार हो गया। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। अंकित गांव जाकर बीमार हो गया, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? तो इसका मिश्र वाक्य हो गया, जब अंकित गांव गया तब बीमार हो गया। मिश्र वाक्य यहां पे हमने कर दिया, जब अंकित गांव गया तब बीमार हुआ, सारा का सारा मिक्स किया हमने इसमें। तो ये हो गया घ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको जब भी टीचर ने बताया होगा तो सारी सारी चीज़ें बताई होंगी, कैसे आपको छाटना होता है, वर्ड्स को कैसे समझना होता है। तो स्कूल में आपके क्लास में टीचर्स बताते हैं, उसको जरूर ध्यान से समझा करें। चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। तो कौन सा संयुक्त वाक्य है? यहाँ पे देखोगे, हम स्टेशन पे पहुंचे और गाड़ी चल दी, ये है संयुक्त वाक्य, ठीक है, और से जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा जो है संयुक्त वाक्य हो गया। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, सुनील 2 दिन हमारे घर पर रहा और सबका प्रिय हो गया। यहाँ पर सबका प्रिय हो गया, और एक चीज और देखेंगे आप, इसमें भी क्या है, और का प्रयोग किया गया, यानी 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। तो क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य। ग ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर आपको देने हैं। पहला है, हवन सामग्री में समास है। आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होने चाहिए सारे समास।
तो पहला क्वेश्चन है हवन सामग्री में समास है, कौन सा समास है, सभी जानते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास है, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, भयभीत का समास विग्रह आपको करना है, क्या होगा, भय से भीत, भय से भीत का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए सुमेलित का, यानी यहाँ पे समास पद दिया गया, इधर समास दिया गया, बस आपको मैच कर देना है कि कौन किसका मैच होगा, इसी को आपको ध्यान से देखना है और वो भी सही। आपको क्या बोला है, देखिए यहाँ पर निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, यहाँ समस्त पद दिया गया है, यहाँ समास विग्रह दिया गया है और उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है, यानी कि यहाँ पे जो आमने सामने दिया है इसमें से कोई सही है और कोई गलत है, तो आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखेंगे यहाँ पर राजा रानी में द्विगु समास नहीं है, अच्छा गजानन में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखो, स्त्री रतन ये कर्मधारय समास है और मुख्यमंत्री अव्ययभाव समास नहीं है, यानी कि मेरा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 और थर्ड दो सही दिया गया है और मेरे को इसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अकाल पीड़ित शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन, दोनों चीजें बतानी है कि विग्रह क्या होगा और साथ साथ में इसमें समास कौन सा उपयोग किया गया है, दोनों चीजें आपको बतानी है। रेखांकित जो है आपका अकाल पीड़ित के लिए, तो अकाल पीड़ित में कौन सा है आप बिल्कुल समझ गए होंगे और आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये बोल रहा है कि अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित और अकाल से पीड़ित मतलब क्या हो गया, तत्पुरुष समास, ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, पांचवा है जेब कतरा का समास विग्रह और भेद, इसमें भी आपको समास विग्रह भी बताना है और साथ ही साथ भेद बताना है। तो जेब कतरा का मतलब जेब को काटने वाला, ठीक है, और जेब को काटने वाला यानी कि तत्पुरुष समास, तो फिर से आपका का ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निर्देशानुसार मुहावरे पे आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें से 4 को करना है। देखो यहाँ पे 6 दिए हैं, ध्यान रखना, यही निर्देश आपके काम की है। 6 में से मात्र आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर आपका मुहावरा और अर्थ दोनों को मिला करके देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए बाट जो होना यानी राह देखना होता है क्या, तो आपको ध्यान से समझना है। यस, बाट जो होना राह देखना होता है, आप सभी को पता है कि बाट देखना, मैं बाट देख रहा था तेरी, मैं मतलब तेरा रास्ता देख रहा या तेरा इंतजार कर रहा था, तो ये आपका क ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। आगे बढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है, आप बाकी देखोगे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगेगा। गांठ बांध लेना, खतरा उठाना नहीं, और हंसी खेलते रहना ये भी नहीं, और शुद्ध बुद्ध खोना मदद करना ये भी नहीं, तो ये सारे तीनों ऑप्शंस क्या हैं आपके गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सेकंड प्रश्न देखिए, यहाँ पे लाछन लगाना, यहाँ पे लाछन नहीं होगा लांछन होगा, ठीक है, लांछन लगाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है। तो लांछन लगाने का मतलब क्या होता है, कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर ब्लेम करना, तो सीधा सीधा हमारा ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लांछन, लांछन, ठीक है, यहाँ पे बिंदी आना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का ग्रह कार्य करना मुझे खाली स्थान जैसा प्रतीत होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त मुहावरा चुनिए। यहाँ पे बीच में कैसा पॉइंट आएगा इन चारों में से जो मुझे इस वाक्य को सूट कर जाएगा, एक मुहावरा बन जाएगा। तो गणित का कार्य ग्रह कार्य करना मुझे कैसा लगता है, फूलों की सेज, लोहे के चने चबाना, या फिर आपका गड़े मुर्दे उखाड़ना, या अंधे की लकड़ी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे जो है ये लगेगा कैसा, लोहे के ये कैसा लगेगा मुझे, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लोहे के चने चबाना, ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत कठिन लगता है इसका मतलब। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मालिक ने नौकर को चोरी करते खाली स्थान लिया, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प जो है आपको चूज करके पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा है, मालिक ने नौकर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया, का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, इसका 5वां प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा। यहाँ पे रेखांकित अंश है, संतों की बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, तो इसके लिए कौन सा जो है मुहावरा उपयुक्त होगा आपको बताना है। तो वो होगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हमेशा याद रखना चाहिए, यानी कि गांठ बांध ले भाई, तो यहाँ पे गांठ बांध लेना, ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न जो है आपका, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या है। आपको अच्छी तरह से पता है, खूब आपने पढ़ा भी है इसको, यानी कि यहाँ पर बोले भाग्यवश अच्छी वस्तु जो है प्राप्त हो जाना, कुछ अच्छा मिल जाना, तो यहाँ पर हमारा ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से 6 प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए। इसमें से केवल आपको जब एग्जाम में करोगे तो केवल मात्र और मात्र 4 प्रश्न करने होंगे, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, मैं सारे प्रश्न के आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आपको सारे प्रश्न को पढ़ना होगा। 7वां प्रश्न पे आ चुके हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर जो है पद्यांश यानी कि कविता दी गई है, ठीक है। तो इस पद को पढ़ना है, ठीक है। आपके पास सभी के पास पीडीएफ होगा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कीजिए, ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर जो है ये आप पहले पद को पढ़िए, पद को पढ़ने के बाद हम प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया, मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है। मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है। तो अगर आपने पद्यांश पढ़ लिया है तो वो क्या कह रही है, वो कह रही है सेविका के रूप में स्वीकार करने की बात। तो ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती है। तो आप आसानी से बता सकते हैं वो क्या करना चाहती है, अगर आपने पढ़ लिया है तभी बता सकते हो। कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती है। तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको याद आ जाएगा कि ये बाग सजाना, दर्शन करना और गीत गाना चाहती है। का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है मीरा वृंदावन की गलियों में क्या कर रही है, क्या चाहती है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, मीरा वृंदावन की गलियों में कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं। तो यहाँ पर जो है खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा, कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना किसके समान है। तो ये किसके समान बताया गया है, कृष्ण के भाव भक्ति में डूबना किसके समान है। तो सुख और वैभव के समान बताया गया। कैसे बताया गया, सुख और वैभव के समान। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब पढ़ना है आपको, मीरा श्याम को नौकर बनाना चाहती है, और मीरा श्री कृष्ण की सेविका बनकर रहना चाहती है, मीरा प्रतिदिन प्रातः उठकर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, और यहाँ पे चौथा पार्ट दिया गया, श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला सुशोभित है, और पांचवा यहाँ पे दिया गया, श्री कृष्ण वृंदावन में खेती का कार्य करते हैं। अब इसमें से ध्यान से आपने जब पढ़ लिया इसको, तो आपको जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इसको आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सुटेबल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपने पढ़ लिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा सही सही है। इसमें देखिए, मीरा श्याम को नौकर बनाना चाहती है तो गलत हो गया, ठीक है। मीरा श्री कृष्ण की सेविका बनकर रहना चाहती है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए, मीरा प्रतिदिन प्रातः उठकर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, ये भी बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला सुशोभित है, क्या ये सही है। तो ये भी हमारा जो है बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण वृंदावन में खेती का कार्य करते हैं, ये हमारा गलत है। यानी कि मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंटिन्यूअसली ऑप्शन सही है। यानी कि मेरा यहाँ पे ऑप्शन देखूँ सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हमारा आ गया घ ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है पूछा गया, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कबीर ने जो भी साखियां लिखी हैं, जो आपने पढ़ी हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उनका उद्देश्य है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल क्यों की जाती है। जो भी आपको विरासत में मिलता है वो वस्तुएं हम संभाल कर क्यों रखते हैं, यही चीज पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, पूर्वजों की याद दिलाती है, अच्छा है विकल्प। पूर्वजों का आशीर्वाद देती है, ये भी अच्छा विकल्प है। और पूर्वजों के जीवन के बारे में बताती है, ये भी सही विकल्प है। यानी कि हमारा उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है गद्यांश से, इसको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। और आपको जो है यहाँ पे दिया नहीं गया कि कितने प्रश्नों के आंसर देने, यानी कि टोटल 5 प्रश्न के आंसर आपको देने होंगे, कोई विकल्प नहीं है, सभी प्रश्न सॉल्व करने होंगे। पहला प्रश्न, अगर आपने ये पैसेज पढ़ लिया है तो आपको पता चल चुका होगा कि ये कहाँ से आया है, कैसे है। पहला क्वेश्चन, फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों में उलझकर शैलेंद्र क्या नहीं खोना चाहते थे। तो उनका मानना था कि वो क्या नहीं खोना चाहते, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अपनी आदमियत नहीं खोना चाहते थे। क्या नहीं खोना चाहते थे, अपनी आदमियत। तो ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसका दूसरा नंबर, प्यार हुआ इकरार हुआ खालिस्तान गीत किस फिल्म का है। तो ये जो गीत है आपको पुराना गीत है और आपको अच्छी तरह से पता है, श्री 420 का गाना है ये। घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित कथन ए, यानी कि आपको असर्शन और रीजन दोनों दी जाएंगे और आपको उनको पढ़ करके विचार करके जो है ऑप्शंस को सही टिक करना है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए कथन क्या है, संगीतकार जय किशन को गीत की एक पंक्ति पर आपत्ति थी। ये कथन दिया गया है, क्या कथन सही है। तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि ये कथन सही है। चलो एक चीज पहले हमने क्लियर कर दी। अब कारण क्या है, क्यों उनको जो है ये मतलब पंक्ति पर आपत्ति थी, यहाँ पे उसका रीजन दिया गया। जय किशन के अनुसार
वह पंक्ति गीत से मेल नहीं खाती थी। नहीं, ये रीजन नहीं था। अब हमारे को पता चल गया कि कथन तो सही है लेकिन उसका कारण सही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस चूज करूँ तो मेरा कौन सा बेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा? कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कलाकार का कर्तव्य है कि, तो कलाकार का क्या कर्तव्य है? तो आंसर हो जाएगा वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करे। वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करे, तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, शैलेंद्र गीत कैसे थे? तो शैलेंद्र गीत जो थे वो थे भाव प्रवण। कैसे थे? भाव प्रवण। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सारे के दो आपको प्रश्न पूछे गए, दोनों के दोनों उत्तर देने हैं। यहाँ पे पतझड़ में टूटी टूटी की पत्तियां पाठ के दोनों प्रसंग प्रेरणा देते हैं। तो ये कैसे प्रसंग प्रेरणा देते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फिर इसके बाद में ऑप्शंस को सही चूज करना है। यहाँ पे बोला गया शिष्ट और सभ्य बनने की, और आदर्शवादी बनने की, तीसरा जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की, चौथा व्यवहारवादी बनने की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है जो हमें बता रहा है? अगर आपने इसको पढ़ा है ढंग से तो इसमें आप देखोगे कि केवल जो इसमें आदर्शवादी बनने की बात की गई है, नहीं, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की बात की गई है, ये ऑप्शन थर्ड वाला सही है। अगर आपने पतझड़ में टूटी की पत्तियां देखी हैं तो यहां पर अगर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन किस में है? तो ये हमारा केवल और केवल ग ऑप्शन सही है। इसका मतलब हमारा ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों लगा हुआ था? आपने पढ़ा है क्या बुक को ढंग से? अगर आपको याद होना चाहिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वजीर अली को पकड़ने के लिए। का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न आ चुके हैं। अब आपको लिख करके, अब जो एमसीक्यू गए वो हो चुके हैं। अब आते हैं हम वर्णनात्मक प्रश्न, जो खंड ख आपका होगा। इसी तरह का प्रश्न पत्र है आपका। पैटर्न आपको सभी को पता होगा, जिसने प्रश्न पत्र का डिजाइन को समझ लिया है, सीबीएसई ने जो जारी किया था वही डिजाइन पैटर्न पे है। पहला प्रश्न पूछा, बड़े भाई साहब को स्वभाव से अध्ययनशील बताने के पीछे जो है लेखक का क्या तात्पर्य है? तो लेखक क्यों बड़े भाई साहब को स्वभावशील मतलब स्वभाव से अध्ययनशील बताना चाहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसमें गहरा व्यंग है कि बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। लेखक का तात्पर्य है कि किताबों में खोए रहना उनकी आदत बन गई थी। चाहे पढ़े या ना पढ़े, परंतु किताबें उनके हाथ में हमेशा रहती थी। वे पढ़ाई में लगे रहते थे, यहाँ तक कि उनके चेहरे की रौनक भी चली गई थी। कभी वे पढ़ाई ना भी करते हों तो खाली समय में हाशियों पर पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। अर्थात किताब कॉपियों से जुड़े रहना उनका स्वभाव बन गया था। इसलिए ही लेखक ने उनके स्वभाव को क्या कहा है? अध्ययनशील कहा है। ठीक है, ये आंसर समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो यहाँ पे मैं आंसर्स आपको बताऊंगा वो परफेक्ट और इजीएस्ट लैंग्वेज में और सबसे बेटर आंसर्स में आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को याद करने में, समझने में और लिखने में, तीनों चीजों में तकलीफ ना हो। यहां देखिए, शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी? तो ये एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, बुक पढ़ा होगा। तो शायद पुलिस अपना रंग ना दिखाए, मतलब पुलिस चार्ज ना करे, मारे ना, ऐसे मतलब पुलिस जो क्रूरता करती है कभी कभी तो वो ना करे। इस पंक्ति का आज से स्पष्ट करना है। तो देखिए, 26 जनवरी 1931 के दिन भारतीयों द्वारा मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराने की तैयारी हो रही थी। सुबह से ही लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। यह बात अवश्य है कि दोपहर के समय पुलिसकर्मी कुछ ढीले पड़ गए थे, क्योंकि सुबह से वो खड़े थे और वो थोड़े से ऐसे लग रहे थे सुस्त हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के व्यवहार को जब देखा कि सुस्त हो गए, तो उसके व्यवहार को देखकर लोगों को लगा कि शायद क्रांतिकारियों को प्रदर्शन में बाधा नहीं आएगी। इन्होंने सोचा कि पुलिस तो ढीली पड़ गई, थकहारी सी महसूस हो रही है, यानी कि क्रांतिकारी अपनी क्रांति जब जारी करेंगे तो पुलिस ज्यादा कुछ दखल अंदाजा नहीं करेगी। परंतु अंग्रेजी पुलिस के मन में दया भाव नाम मात्र भी नहीं था। भारतीयों की आशा के विपरीत पुलिस वालों ने निर्दयता से लाठियां चलाई और अनेक लोग घायल हो गए और कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो यही चीज हमें इसमें समझानी थी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव वालों की तात्रा वामीरों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? तो कहते हैं इश्क और मस्क छिपाए नहीं छिपता। ठीक है, इश्क और मस्क छिपाए नहीं छिपता। तांत्रा वामीरों के प्यार के किस्से भी गांव भर में मशहूर होने लगे। गांव वालों की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि उन्हें तांत्रा और वामीरों के मिलन पर आपत्ति होती थी या हो रही थी। वे दोनों भिन्न भिन्न गांव के रहने वाले थे। उस समय की परंपरा के अनुसार दो भिन्न गांवों के लोग विवाह बंधन में नहीं बन सकते, इसलिए गांव वाले उनके विरुद्ध हो गए और तांत्रा को बुरी तरह अपमानित भी
किया। ये इसका हो गया प्रतिक्रिया, हमने बता दी कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों को देने हैं आपको उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, इसके क्या लाभ हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने, इसके कौन लिखने वाले हैं, कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। ये ध्यान रखना है, हर चीज को आपको ध्यान रखते जाना है, पढ़ना मतलब रटना नहीं, समझना भी। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है, क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है। आपसी मेल भाव यानी मिलजुल, मिलते हैं जुलते हैं तो मेल भाव बढ़ता है, तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। जब मेल भाव बढ़ेगा तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो सफल हो जाएंगे। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधाओं पर विजय पालेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वो सार्थक ही सिद्ध होता है। सबके हित में हर एक का हित निहित होता है, यानी कि हम सोचते हैं कि भैया उसका अच्छा हो रहा है तो हम ये भी माने कि वो हमारा भी अच्छा हो रहा है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर के आगे बढ़ने से प्रेम और सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता और भिन्नता दूर होती है। इससे मनुष्यता को बल मिलता है और कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर आसानी से अग्रसर हो सकेंगे। तो यही हमें इसके लाभ जो है स्पष्ट करने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित प्रकृति में दृश्यों का वर्णन अपने शब्द, आपको अपने शब्दों में लिखना है। सीबीएसई सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि आप अपने शब्दों में लिखें, सीधा सीधा उसका मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहे किसी साल का पेपर पढ़े, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में आपको ही डाला जाता है कि आप अपने विचार प्रकट करो। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विचार प्रकट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि विचारों को बहुत मतलब ढंग से और अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है ताकि वो क्वेश्चन का आंसर बन पाए। तो चलिए, प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का मनोहर चित्रण किया है। वर्षा का जल नीचे एकत्रित होता है तो मानो तालाब सा भर उठता है, यानी कि जब पानी नीचे जमीन पर जब इकट्ठा तो ऐसा लगता है कि तालाब से भरता है, तथा बादलों के ऊपर धुआं उठता प्रतीत होता है। स्थान स्थान पर वेगपूर्ण बहते झरने मनमोहक लगते हैं। वे पर्वत का गुणगान करते जान पड़ते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत के बारे में ही बात कर रहे हैं, इतना जो झरने बहते हैं इतने सुंदर लगते हैं। बादल गरज कर बरसते हैं तथा बार बार बिजली चमकती रहती है। पेड़ों की हरियाली, वर्षा से नहाए पेड़ पौधे स्वच्छ एवं आकर्षक लगते हैं। पानी की अधिकता से लगता है मानो आकाश टूटकर धरती पर गिर गया हो और चारों ओर जो है जलमय सृष्टि देखने को मिलती है। पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, कर चले हम फिदा कविता में कवि ने किस काफिले को आगे बढ़ते रहने के लिए कहा है और क्यों, दोनों चीजें बतानी है। तो इस कविता में काफिले शब्द का प्रयोग उन देश प्रेमियों के लिए किया गया है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान हंसते हंसते दे देते हैं। कवि की यह चाह है कि ऐसे वीर सपूतों का जन्म बार बार होगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले सैनिकों का काफिला यूं ही सजता रहेगा। इसी आशा से कवि ने इस काफिले को आगे बढ़ते रहने को कहा है। तो हमने रीजन भी दे दिया और स्पष्ट भी कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, हरिहर काका के जीवन में, अब यहाँ पे पहले प्रश्न देखिए, इसमें बोला किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रश्न आपको दिए गए, इसका मतलब, ठीक है ना। तो 2 प्रश्न हम देखेंगे, तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से 2 ही करने हैं। चलिए हम पहले पहला प्रश्न देखते हैं। हरिहर काका के जीवन के अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है, हरिहर काका पाठ के आधार पर हम बताते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण पारिवारिक जीवन, ध्यान रखना जो चीज बता रहा हूं, ग्रामीण पारिवारिक जीवन और आस्था के प्रतीक धर्मस्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति, ठीक है, स्वार्थ प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया गया है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से यही लिखना होगा आपको, ठीक है। प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण परिवार जीवन और आस्था के प्रति धर्म स्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति, यानी अपनी केवल अपना ही अच्छा, अपने बारे में सोचना, वो स्वार्थ प्रवृत्ति को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। हरिहर के पास 15 बीघा जमीन है और उसके जमीन के लिए उनका परिवार और ठाकुर बाड़ी के महेंद्र जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं। इन सब सांसारिक चक्रों में फंसकर हरिहर काका को ज्ञात होता है कि अपने साथ तो कुछ जाएगा नहीं, सब यहीं रह जाएगा। अतः उन्होंने सोच लिया कि अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। अगर जमीन किसी को दी तो उसका जीवन जो है नरक बन जाएगा। अतः इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थ
के वशीभूत, यहाँ पर हमने बताया था ये चीज़, इसीलिए ये लाइन मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी। स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी बुजुर्ग को सताना नहीं चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया, गरीब घरों के लड़कों का स्कूल जाना क्यों कठिन था? सपनों के से दिन पाठ के आधार पर आपको बताने हैं। गरीब घरों के लड़कों का स्कूल जाना क्यों कठिन था? तो गरीब घरों के लड़कों का स्कूल जाना इसलिए कठिन था क्योंकि एक तो निर्धनता ही सबसे बड़ी बाधा थी, यानी कि उनकी गरीबी सबसे बड़ी बाधा थी। शुल्क और गणवेश, गणवेश मतलब आपकी ड्रेस, शुल्क मतलब फीस, फीस और ड्रेस आदि खरीदने के लिए गरीब परिवार पैसे व्यय नहीं करते थे, तथा बच्चों को भी पढ़ाई में रुचि नहीं थी और ना ही परिवार वाले पढ़ाई की अनिवार्यता यानी कि उसकी जरूरत को मानते और समझते थे। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे तो उन्हें किसी पारिवारिक व्यवसाय, कहीं हिसाब किताब लिखने आदि में झोंक दिया जाता था। इस के आधार पर जो हम कह सकते हैं कि गरीब घरों के लड़कों को स्कूल जाना क्यों कठिन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया, टोपी पढ़ने में बहुत तेज था फिर भी वह 2 बार फेल हो गया। उसकी पढ़ाई में क्या बाधाएं आई थी? टोपी शुक्ला के पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो देखो, टोपी पढ़ने में बहुत तेज था फिर भी वह 2 बार फेल हो गया क्योंकि पहले साल, अब 2 बार की बात कर रहे तो हम पहला बताएंगे, पहले साल उसे पढ़ने ही नहीं दिया गया और जब भी वह पढ़ने बैठता तो उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या उसकी माँ राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो घर के नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी, तथा रही सही कसर उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों से हवाई जहाज बनाकर पूरा कर डालता था। और जब दूसरा साल आया, पहली बार में तो ये हुआ, और जब दूसरा साल आया तो परीक्षा के दिनों में उसे ही टाइफाइड हो गया। किसको? टोपी को। तो अब दोनों रीजन हमने बता दिए कि उसको क्या क्या 2 बार कैसे फेल हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस पे आपको एक अनुच्छेद लिखना है। ध्यान रखना, अनुच्छेद और निबंध में बहुत फर्क होता है। स्कूल में बताते होंगे टीचर, 100 शब्द आपको लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संकेत बिंदुओं का आधार आपको बनाना है। संकेत बिंदुओं में कोरोना वायरस संक्रमण है, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव हैं और बचाव के उपाय, इन सभी को इंक्लूड करके एक पैराग्राफ आपको छोटा सा बना देना है जिसकी सीमा शब्द जो है 100 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 100 के आसपास, 100, 110 इस तरह से रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया है। इस महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह महामारी दुनिया में प्रत्येक देश में फैल गई। यह वायरस बेहद जानलेवा है और इसका संक्रमण एक इंसान से दूसरे स्थान में बहुत तेजी से होता है। इसके संक्रमण के शुरुआत में खांसी, जुकाम, सांस लेने की तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। यह वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस बीमारी के संक्रमण से लाखों लोग अब तक अपनी जान गंवा बैठे हैं और लाखों लोग अभी भी संक्रमित हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सारे पॉइंट इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ समय के लिए कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव तो ये रहा कि लोग अपने घरों में रहने के कारण, सामाजिक दूरी बनाने के कारण इस बीमारी की चपेट में आने से बच सके। दूसरा सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि वाहनों, कल कारखानों, उद्योग धंधों, ऑफिस और स्कूल बंद होने से जो प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आई और प्रकृति को भी अपने आप को जो है एक बार शुद्ध और साफ और स्वस्थ करने का मौका मिला। लोगों ने अपने परिवार और अपने परिजनों के साथ खूब समय बिताया। सबसे अच्छी बात यह रही कि ओजोन परत जो है उसके भी स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला। कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ देशों ने वैक्सीन बना ली है और लोगों का टीकाकरण भी बहुत तेजी से किया जा रहा है, परंतु जब तक 100% टीकाकरण नहीं हो जाता, सावधानी और सामाजिक दूरी इसका एकमात्र बचाव है। इसलिए हमें लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके, सामाजिक समारोह, कार्यक्रमों से दूरी रखनी चाहिए और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, समझ में आ चुका होगा। अगला जो है उसको देखते हैं, संघर्ष की परिणति विजय। ठीक है, संघर्ष की परिणति विजय, इसमें क्या है, संघर्षशील जीवन क्या है, चुनौती और संघर्ष और विजय की खुशी, तीनों को इंक्लूड करेंगे। देखिए कैसे करने हैं हमें। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। ये एक प्रकार के एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी संघर्ष और जीवन आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है, असल में जीना तो उसी का है जिसने जीवन के सूत्र को समझ लिया है। भयंकर से भयंकर विपरीत स्थिति पर विजय पाने के लिए एक ही रास्ता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ बाधा विरोधों से जूझना और संघर्ष करना। जो संघर्ष से बचकर चले वो कायर है। संसार रूपी सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया, वह सफलता, यानी कि सफलता की अनुपम मणियां उसी ने बटोरी हैं। समझ में आया? दोबारा देखिए,
संसार रूपी सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया, सफलता की अनुपम मणियां उसी ने ही बटोरी हैं, जिसने संसार रूपी सागर की उफनती लहरों का सामना या चुनौती करना सीख लिया। जो डर कर किनारे बैठ गया वह तो जीवन का दाव ही हार गया। कबीर ने इसी भाव को व्यक्त किया है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। ये कबीर के एक दोहा का लाइन है जिसको हमने इसमें यूज किया है ताकि जो है इसका एक अच्छा संदेश पहुंचे टीचर्स पे, ताकि वो लोग नंबर ना काट पाए। तो यहाँ पर देखिए, यह गहरे पानी में बैठकर खोजना क्या है? यही संघर्ष अथवा चुनौती को जो है आपको स्वीकार करना है, कर्म की आंच में तपना है। यही गीता का भी अमर संदेश है कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है और धर्म के जीवन पथ पर सफलता मिले या विफलता, संघर्ष करने का संकल्प जो है शीतल यानी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों में अपने उसूलों पर अटल रहने की दृढ़ता, जिसका संकल्प सच्चा, और वही जीवन के संघर्ष में विजयी होता है। जीवन में विपत्तियां कभी सभी को सहनी पड़ती हैं, सभी के सामने परेशानी है, सभी, आपको भी है, मुझे भी है, सभी को परेशानियां हैं जीवन में, भले ही कितने संकट आए। जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, जो कष्टों का साहस जो है कष्टों का साहस से सामना करता है, जो यह मानता है कि कर्म ही जीवन है और यह मानकर सदा कर्म, प्रयत्न और परिश्रम में लगा रहता है, वस्तुतः ही वह मनुष्य जीवन में विजय यानी कि सफलता प्राप्त करता है। इस विजय की खुशी इस विजय की खुशी भी किसी भी खुशी से जो है बढ़कर होती है। तो सारी चीजें हमने पॉइंट को, चुनौती, संघर्ष और संघर्षशील जीवन और विजय खुशी, सबको इंक्लूड कर दिया। इस तरह से आपको इंक्लूड करके जो है अनुच्छेद लिखना होगा। अगला जो है आपका याद आता है विद्यालय का प्रांगण, अपना स्कूल जो है याद आता है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे अपने शब्दों में। विद्यालय की मस्ती बताएंगे, मित्रों का साथ बताएंगे और कक्षा की पढ़ाई बताएंगे। विद्यालय की यादें हर किसी को याद रहती हैं, और विद्यालय के मित्र, विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय की क्लास और प्यारा सा सुंदर विद्यालय सच में बहुत ही याद आता है। मैं विद्यालय सुबह सुबह जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता था, सिर्फ यह सोचकर कि मेरे मित्र जो है मुझे वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, विद्यालय में मिलेंगे, मैं उनके साथ बातें करूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, पढ़ाई करूंगा। यही सोच मुझे काफ़ी खुश कर देती थी। विद्यालय में पढ़ाई करना मुझे अत्यधिक पसंद था। मेरे सभी अध्यापक मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं विद्यालय की अपनी क्लास का मॉनिटर था। मेरे विद्यालय की क्लास के सभी साथी मेरा बहुत सम्मान करते थे। अक्सर जब मेरे मित्रों को कुछ समझ नहीं आता था तो वो खाली समय में मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान करवाते थे और समझते थे। विद्यालय के दिनों में हम कई बार रविवार के दिन बाहर घूमने भी जाते थे। हम विद्यालय के लंच के समय बहुत ही खुश रहते थे। हमारे विद्यालय में बने पार्क में हम सभी मित्र आपस में बातचीत करते थे। हम परिवार के सदस्यों के समान मिलजुल कर खाना खाते थे और काफ़ी खुश रहते थे। जब भी विद्यालय की घंटी बजती थी तो हम अपनी अपनी क्लास में चले जाते थे। हम सब विद्यालय में काफ़ी खुश रहते थे और सोचते थे कि काश विद्यालय के दिन कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब विद्यालय को आखिरकार अलविदा कहना पड़ा। आज मैं भले ही कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन अक्सर वो विद्यालय का प्रांगण मुझे बहुत याद आता है। तीनों चीज़ों को इंक्लूड करी हमने, विद्यालय की मस्ती, मित्रों का साथ और कक्षा की पढ़ाई, सबको इंक्लूड करिए। इस तरह से इंक्लूड करके हमें लिखना है अनुच्छेद। अगला प्रश्न 15वां। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, बिजली की अनियमित आपूर्ति की शिकायत करते हुए जो है आपको जयपुर विद्युत बोर्ड अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिख डालना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई एड्रेस ना दिया हो, समझ लेना, प्रश्न को समझा करो। अगर यहाँ पर आपको कोई एड्रेस ना दिया हो तो एड्रेस आपकी मर्जी से आप अपना यूज़ करोगे। सबसे पहले आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दोगे ऊपर, ठीक है। जो भी आपको मर्जी आए, कोई भी एड्रेस लिख दिया, जैसे मैंने आज आज की डेट डाल दी, मैंने आज ये पेपर सॉल्व किया है। तो इसके बाद मेरे को किसको लिखना है शिकायती पत्र? तो शिकायत किसको करना है? जयपुर विद्युत बोर्ड को। तो अब मैं जो है डेट के नीचे जिसको मैं भेज रहा हूँ पत्र, उसका पता लिखूंगा, ठीक है। तो सेवा में विद्युत विभाग अधिकारी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत बोर्ड के अधिकारी को लिखना है। और फिर आप उसके बाद में एड्रेस जो ऊपर वाला है वही सेम डाल देंगे, क्योंकि आप जयपुर में है तो जयपुर की शिकायत करेंगे, दिल्ली में है तो दिल्ली की करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर देंगे। विषय जरूर मेंशन करेंगे कि आप ये जो एप्लीकेशन है किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ने के बाद विषय पता चले तो वो गलत हो जाता है। पहले विषय पता चल जाएगी एप्लीकेशन आई किस लिए। तो आप यहाँ लिख देंगे बिजली की अनियमित आपूर्ति की शिकायत हेतु। इसके बाद आप अपने लाइनों को संजो करके 2-4 लाइनों में व्यक्त करेंगे अपनी भावनाओं को। मैं जयपुर के मानसरोवर का निवासी अभय शर्मा, और देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं दिया गया है। अगर नाम नहीं दिया गया तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभय शर्मा आपको अपने क्षेत्र में पिछले 3 महीनों से चल रही बिजली की अनियमित आपूर्ति से अवगत कराना चाहती हूँ, जो भी आप अपने
मेल फीमेल के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। महोदय, हमारे यहाँ हमेशा से ही शाम को 1 घंटा बिजली नहीं आती थी। पहले की बात बता रहा है, शाम को 1 घंटा बिजली नहीं आती थी, किंतु इसके लिए हम सब तैयार थे। पिछले 5 महीनों से तो किसी भी समय 2 से 3 घंटे बिजली चली जाती है, और यदि आती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि कुछ उपकरण तो काम ही नहीं कर पाते। जयपुर जैसे शहर में यदि हालात ऐसे हैं तो हमारे गांव की दशा क्या होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आज के समय में अधिकांश काम बिजली के बिना रुक जाते हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि जल्द ही इस समस्या की तह तक जाइए और इस संकट से मुक्ति दिलाइए। आशा है कि आप शीघ्र ही उचित कदम उठाएंगे। सर, धन्यवाद करते हुए आपने जो अपना नाम बताया उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने सॉरी, यहाँ पे सिकंदर लिख दिया, यहाँ पे अभय, तो ये आपको यहाँ पे सिकंदर कर दो, सीधे कैंसिल कर दे सिकंदर, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका कमेंट। जो भी आप अपना नाम यूज करोगे उसको करना है। बाय मिस्टेक मेरे से ये हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अथवा में जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या पूछा गया, या तो एप्लीकेशन इस तरह का पूछा जाएगा, ठीक है, और फिर या अथवा आपको ऑप्शन तो मिलेगा, आपको करना एक ही होगा, ठीक है, तो आपको कराने की जरूरत नहीं। अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था जो है उसके लिए आपको प्रधानाचार्य को 100 शब्दों में एक प्रार्थना पत्र दे करके जो है रिक्वेस्ट करनी है। दिनांक डाल देंगे आप, दिनांक यहाँ भी डाल सकते हैं, दिनांक आप ऊपर भी बीच में भी डाल सकते हैं, ठीक है। दिनांक का कोई इशू नहीं है, जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। आप सीधा सीधा वही जानते हैं, जैसे आप स्कूल के लिए लीव आपने हज़ारों बार ली होगी, बचपन से एप्लीकेशन लिखते हैं, वो लिख देंगे। विषय जरूर मेंशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विषय किस लिए है, क्योंकि विषय हमारा है विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय या प्रिंसिपल साहब या सर, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण विद्यार्थी को होने वाली कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में नलों की संख्या का अनुपात बहुत कम है, जिसके कारण नलों पर जो है हर समय पानी पीने वाले छात्रों का जमघट लगा रहता है। इससे सभी छात्रों को काफ़ी असुविधा होती है तथा उनका काफ़ी समय भी नष्ट होता है। आशा है कि आप इस समस्या को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएंगे। इससे छात्रों को बहुत सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ उनका बहुमूल्य समय भी बचेगा। सर, धन्यवाद करते हुए अपना शिष्य जो भी है आप लिख देंगे। अगर आपको नहीं दिया गया तो आप अपना नाम लिखेंगे। अगर इसमें लेटर में नहीं दिया गया, ऊपर क्वेश्चन में नहीं कुछ नहीं दिया, तो आप अपना नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होगा वो चीज़ आपको यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दोगे। अगला जो प्रश्न है, यहाँ देखिए, अपने विद्यालय में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, ठीक है। आपके विद्यालय में नेत्र यानी कि आपके आंखों का चिकित्सा जो है उसकी शिविर लग रही है। आपने बहुत सारे टेंट देखे होंगे, बीच बीच में माइक पे माइक पे बहुत सारा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि निःशुल्क चिकित्सा चेकअप है, संडे को मंडे को जब भी हमेशा आता है। तो उस तरह का ये शिविर लगाया जा रहा है। प्रधानाचार्य की ओर से छात्रों को इसकी सूचना देने के लिए जो है आपको 80 शब्दों में एक सूचना जारी करनी होगी। आपका कोई भी स्कूल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे श्री महावीर शिक्षण संस्थान दिल्ली, ये हमने ले लिया स्कूल का नाम। आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में कुछ ना हो तो आप अपने मर्जी के राजा हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सूचना, इस तरह से सूचना लिखेंगे। दिनांक जो भी लिख देंगे, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 28 अक्टूबर 2022 कर सकता हूँ, या जिस दिन आपका एग्जाम डेट हो वो लिख सकते हैं। जब तक आपको सूचना ना दी गई हो प्रश्न में, आप अपने सूचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब लिखेंगे आप जो मेन हेडिंग है उसको थोड़ा सा, जो जो चीज़ यहाँ पे बोल्ड मैंने करके बताई हैं वो बोल्ड ही लिखनी है आपको एग्जाम में। जब आप एक टॉपर की तरह बिहेव करना चाहते हैं, आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखने का सारा तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल आंसर देख करके संतुष्ट हो जाओ, सुनो नहीं मेरी बातों को, तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ा करेगा। जिस तरह से ये बॉक्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे बोल्ड लेटर्स यूज़ किए गए हैं, इस तरह से आपको बोल्ड करना है, ताकि एग्जामिनर देखे कि हाँ आपने कर दिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े उसको। दो लाइन से पहले ही वो कह दे हाँ भैया सही है, ले तेरे 5 नंबर कंप्लीट, या 4 नंबर, जो भी यहाँ पे 4 नंबर का 4 नंबर कंप्लीट। इस तरह से एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक बच्चे की एक एक लाइन को पढ़े। इतना टाइम अगर होगा तो आपका रिजल्ट आने में 1 साल लग जाएगा। तो यहाँ पर है नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, यही है इसका मेन, जो हमारा नेत्र चिकित्सा शिविर, ठीक है, लगाया जा रहा है। तो आयोजन कर दिया। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि लायंस क्लब के सहयोग से दिनांक 2 नवंबर 2022 या जो भी है को विद्यालय में चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। इसमें वरदान नेत्र चिकित्सालय के चिकित्सक आंखों का परीक्षण करेंगे और आंखों को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक जानकारी देंगे। छात्र छात्राएं कमरा नंबर 17 या जो भी आप देना चाहें, कुछ भी डिटेल देना चाहें अपनी मर्जी से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमरा नंबर 17 में सुबह 8 बजे से पर्चा बनवा करके आंखों का निःशुल्क जो है परीक्षण करा सकते हैं। आप हस्ताक्षर करके अपना जो भी है लिख देंगे। और आपको बोला क्या गया था कि इसमें आप प्रधानाचार्य मान करके, अपने आप को प्रधानाचार्य मान करके, तो आप प्रधानाचार्य जरूर लिखेंगे, अपना नाम भी लिख सकते हैं। एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाना जिस दिन एग्जाम हो। अथवा पार्टी की बात करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आपको संयोजक बनाया गया है, ठीक है, आप जो है उसके कोऑर्डिनेटर हैं। कार्यक्रम के बारे में विद्यार्थियों की सभा के लिए एक सूचना जो है आपको फिर से सूचना देनी है, वो भी 80 शब्दों में, ठीक है। अथवा में दोनों सूचना ही है, ये भी सूचना है, ये भी सूचना है, कोई भी सूचना आपको लिखनी है जो आपको अच्छा लगता हो।
तो यहाँ पे शिक्षक दिवस के अवसर पर, ठीक है, कार्यक्रम आयोजन करने का। तो यहाँ पे आपने जो भी आपका यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल टीपीएसओ कोई भी लिख दो, सूचना लिखोगे, मोटे अक्षरों में जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है, जो मैंने ब्लैक किया हाईलाइट किया है उसको हाईलाइट रखना है। दिनांक आपको डाल देनी है जो आपकी इशू हो, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उस दिन का डाल दें, जब तक आप विकल्प आपके पास है, ठीक है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभा का आयोजन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ज्ञात है कि कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर विद्यालय में विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें 2 विद्यार्थी शिक्षक की महिमा पर भाषण देंगे, 2 विद्यार्थी कविता पाठ करेंगे और 1 विद्यार्थी नाटक प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुति देने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम अपने अध्यापक को लिखवा दे। श्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थी को प्रधानाचार्य महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सभी विद्यार्थी कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। हस्ताक्षर करते हुए आप अपना जो भी है कार्यक्रम संयोजक आपको बोला गया है तो आप अपना नाम लिख करके कार्यक्रम संयोजक बन जाना उस दिन के लिए। और जो भी आप विभाग लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, कि आप किसके संयोजक हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन देखिए, एक साइकिल कंपनी किशोरों के लिए नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है, उसके लिए लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। तो आप जैसे आप जानते हैं, नाम सुना होगा हीरो, ठीक है, A1 हीरो, बहुत सारे साइकिल्स हैं, आपकी मर्जी, आप कोई नया ब्रांड भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप मोटर अक्षरों में पहले लिखोगे, ठीक है, हीरो साइकिल। आइए आइए कम दामों में पाइए, ठीक है, ये हमारा स्लोगन होता है। जब आप देखा होगा आपने बहुत सारे पोस्टर्स विज्ञापन करते हैं तो उसमें कुछ अलग ही दिखता है जो आपको एक बार पढ़ने में मजबूर कर देता है। तो इस तरह से आपको विज्ञापन छापना होता है, ठीक है। इसमें आपने डिस्काउंट भी दिया, 15% की छूट, किशोरों के लिए आ रहा है नया मॉडल। आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा बहुत चित्र बनाना आता है, चित्रकारी तो ऐसे हर बच्चे में एक कला होती है, जन्मजात प्रतिभा बोलते हैं इसको, तो कुछ ना कुछ बना ही देगा। चित्र साइकिल नहीं तो मोटरसाइकिल बन जाएगी, लेकिन बनाना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे बना दोगे, उसके बाद आप तो थोड़ा सा उसके बीच में उसकी विशेषताएं बता दोगे। सभी रंगों और आकारों में उपलब्ध, ठीक है, और रेंजर वाली भी हैं और मजबूत साइकिल, ठीक है। हमारे साइकिल स्टोर के बारे में आप जरूर बताएंगे कहाँ पर है, तो शास्त्री नगर दिल्ली, जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी आप ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप XXXX करके लिख सकेंगे। 3 दुकान जयपुर ये और आदर्श नगर लखनऊ, ठीक है। आपने 2-3 ब्रांचें अपने दिखा दी, क्लियर हुआ आपको। तो इस तरह से आपको जो है एडवर्टाइजमेंट देने में आसानी होती है, तो समझ लेना, बस आपको समझना ही काफ़ी है। अगला जो है, बरसात में आपने कुछ पौधे तैयार किए हैं जिसे आप निःशुल्क वितरित करवाना चाहते हैं सोसाइटी सचिव की तरफ से, यानी कि सोसाइटी के सचिव माना जाना है आपको, तरफ से लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। तो निःशुल्क पौधा वितरण, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, वो चीज़ लिखनी है जो जिसका विज्ञापन है, ठीक है। उसके बाद में आप पेड़ पौधा गमला जो भी बनाना चाहें अपने हाथों से बना सकते हैं, ठीक ठाक सा ड्राइंग, कोई भी पेड़ पौधा बना देना, ठीक है। अब पौधों का हो रहा निःशुल्क वितरण, आओ सब मिलकर बचाएं पर्यावरण, ये हमने स्लोगन दे दिया। इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना, इन्वर्टेड कोमा में लगाना भूल गया, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना, ठीक है। ये आपका स्लोगन हो गया। और आप चाहें तो इसको थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। दिनांक 5 सितंबर 2000 को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आलोक शर्मा द्वारा तैयार की गई पौध का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ये पौध आप अपने घर की बालकनी, सोसाइटी के पार्क में लगा सकते हैं। कम से कम एक पौध लगा करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान अवश्य दे। अब इसके बाद में आपको अपना जो डिटेल दिया गया था वहाँ पर, सोसाइटी सचिव है ना, तो सोसाइटी सचिव लिख करके अपना नाम वगैरह लिख देंगे, जो भी आप अपना नाम बताना चाहें। यहाँ पे आलोक शर्मा अगर आप बताते हैं, आलोक शर्मा द्वारा तैयार किए गए पौधे, ठीक है। और आप अगर सोसाइटी के सचिव हैं तो सोसाइटी के सचिव, जरूरी नहीं है कि पौधे आपने ही तैयार किए हों, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर जो दिया है, इस बरसात में आपने कुछ पौधे, तो हाँ ठीक है, आप अपना यहाँ पर जो है लिख सकते हैं आलोक शर्मा है, तो यहाँ पे भी आलोक शर्मा सोसाइटी सचिव, गोकुलधाम सोसाइटी, आपकी मर्जी है, जो भी लिखना चाहें सोसाइटी अपना लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। छोटी भूल का दुष्परिणाम विषय पर लघु कथा 100 शब्दों में लिखनी है। एक कहानी बनानी है आपको कि कोई छोटी सी भूल हुई है, उसका परिणाम जो है बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो, एक छोटा सा कहानी हमने लिखा है, उसको समझ जाओगे तो आपको मजा आने वाला है। छोटी भूल का बड़ा दुष्परिणाम। एक देश का राजा रुद्रनाथ एक बार जब खाना खा रहा था तो उसके प्याले में से, जिस प्याले में वो खाना खा रहा था, उस प्याले में से थोड़ा सा शहद टपक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया था कि उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे मैं क्यों साफ करूं, मैं तो राजा हूं, नौकर आएगा साफ करेगा। नौकर आया पर उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया, क्योंकि एक बूंद गिरी थी और उस पर उसका ध्यान नहीं गया, और वो उसे साफ किए बगैर ही वहां से चला गया। हुआ ये कि शहद को चाटने मक्खियां आ गई और मक्खियों को इकट्ठे देख करके छिपकलियां ललचाई और उन्हें खाने के लिए वहां पहुंच गई। छिपकलियों को मारने के लिए बिल्ली पहुंची, और जो कि राजमहल में ही रहती थी, ठीक है, बिल्लियां। इतना ही कम नहीं था कि राजमहल के बाहर बगीचे में घूम रहे कुत्ते वहां पर किसी तरह आ पहुंचे और बिल्ली पर 2-3 कुत्ते जो है टूट पड़े। बिल्ली तो किसी तरह से वहां से भाग गई, पर कुत्ते आपस में लड़ करके घायल हो गए। कुत्ते के मालिक को जब ये बात, जो भी कुत्तों के मालिक थे, उनको पता चली तो वो वहां पहुंचे
और कुत्तों के मालिक को अपने अपने कुत्तों के पक्ष का समर्थन, जो कुत्ते के मालिक हैं वो अपने अपने कुत्तों का समर्थन करने लगे, एक दूसरे की गलती बताने लगे। इस लड़ाई के कारण दोनों पक्षों की भीड़ बढ़ने लगी और आखिरकार सारे शहर में बवाल हो गया। भीड़ में दंगाइयों को, जब भीड़ बढ़ी तो उसमें कौन गुंडा है कौन बदमाश है पता नहीं है, तो भीड़ में दंगाइयों को मौका मिला तो सरकारी खजाना जो है राजमहल का लूट लिया, वहां पर राजमहल में आग लगा दी। जब ये सब शांत हुआ तो राजा ने इतने बड़े उपद्रव का, विद्रोह का कारण जो है पूछा, तो मंत्री ने जांच करके बताया कि आपके द्वारा असावधानी से गिराया हुआ थोड़ा सा शहद इतने बड़े दंगे का कारण बना। तब राजा समझा कि छोटी सी असावधानी भी मनुष्य के लिए बड़ा जो है संकट उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरह से छोटी सी भूल और बड़ा दुष्परिणाम हमने बताया इस मैसेज के माध्यम से, ठीक है, लघु कथा बता करके। अब आपका जो अंतिम प्रश्न है उसको देख लेते हैं, इसके बाद आपकी समाप्ति। और मेरिट मिशन के लिए बिल्कुल बने रहिए चैनल पे, आपको मेरिट में हम डाल के रहेंगे अगर आप प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को समझते हैं कि आप मेरिट के काबिल हैं। चलिए, यहाँ जो है आपका अथवा पाठ, इसको देखिए। आपके विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो रहा है, लेकिन बाजार में अभी तक आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में एनसीईआरटी के व्यापार प्रबंधक को एक ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखोगे, आपका, ठीक है, एड्रेस आएगा सबसे पहले, भेजने वाले का पहले और जिसको भेज रहे हैं वो पाने वाले का बाद में, ठीक है, पाने वाले को, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिखना, पाने वाले का एड्रेस लिख दिया, ऊपर अपना पहला फर्स्ट आप, फिर उसके बाद जिसको भेजा जा रहा है, जो भी आपको मर्जी वो लिख सकते हैं, एड्रेस का कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट की बात करें तो आपको बताना है कि इसलिए अपने विद्यालय का नया जो सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें हिंदी की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो उसके बारे में आप लिख देंगे सब्जेक्ट पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 उपलब्ध करवाने हेतु, ठीक है, आप स्पर्श लिखें या जो भी लिखें आपकी मर्जी। अब आपको एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं हम स्कूलों में किसी को, वैसे ही एप्लीकेशन डायरेक्ट लिखनी है। सेवा में व्यापार प्रबंधक एनसीईआरटी नई दिल्ली महोदय, इसमें आपको विषय बीच में नहीं लिखना, विषय आपको सब्जेक्ट ऊपर ही लिखना है, ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से आरंभ हो गया है। आज 15 अप्रैल है और अभी तक हमारे पास, हमारे स्थानीय पुस्तक विक्रेता के पास, हमारी जो भी आप जिससे बुक खरीदते हैं उसके पास हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 की एक भी प्रति यानी कि एक की कॉपी उपलब्ध नहीं है। उसका कहना है कि एनसीईआरटी को आदेश ये महीना भर हो चुका है, इसने कि इस दुकानदार ने जो है पुस्तक विक्रेता ने एनसीईआरटी को ऑर्डर दिया है, तो एनसीईआरटी को आदेश प्रसारित किए या ऑर्डर दिए महीना, आप सिंपल वर्ड भी लिख सकते हो, ऑर्डर दिए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर दिए महीना भर हो चुका है, लेकिन वहां से अभी तक पुस्तक की सप्लाई नहीं पहुंची है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे शहर में के पुस्तक विक्रेता के आदेश की पूर्ति यानी कि ऑर्डर की पूर्ति यथाशीघ्र करने की व्यवस्था करें, ताकि हमारे पढ़ाई के दिन व्यर्थ ना हो। मैं इंटरनेट के माध्यम से आपकी साइट ncert.nic.in पर जाकर यह जानने का प्रयास किया मैंने कि परिषद यानी कि एनसीईआरटी की ओर से किस तरह की, किस किस शहर में कौन कौन सी पुस्तकें भेज दी गई हैं, मगर खेद है कि वहां पर भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। मेरा अनुरोध है कि यह सूचना आप अपनी साइट पर जो है अवश्य दें, ताकि हमें पता चल सके कि परिषद ने बुक पुस्तकें जो हैं नहीं भेजी हैं या हमारे शहर के जो दुकानदार हैं वो कालाबाजारी करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हुए आप अपना नाम लिख करके, कक्षा लिख करके, इस तरह से जो भी एड्रेस लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे और आपका जो है पेपर हो जाएगा समाप्त। बढ़िया तरीके से पढ़ा आपने, अगर समझा होगा इस पेपर को तो आपने ये पेपर निचोड़ लिया होगा, इसको दोबारा शायद पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े। अगले पेपर में मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, दूसरा मॉडल पेपर, इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा करते हुए चलेंगे और ये सब पढ़ लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ 100% परिणाम आप ला सकते हैं और इस सपने को साकार कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, या सोचा है तो उसको पूरा कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी, हमेशा बच्चों को शेयर करें। मुझे नहीं चाहिए आपका लाइक, मुझे नहीं चाहिए आपका सब्सक्राइब, मुझे चाहिए बच्चों तक पहुंचना चाहिए मटेरियल, ताकि वो पढ़ें, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फॉर ईच एंड एवरी each subject, stay connected to our channel for the complete solution. Thank you very much, have a good day.